नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं फिर एक सच्ची तबाही वाली घटना लेकर आया हूं। यदि आप लास्ट तक बने रहे तो आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे वीडियो को मजबूती मिलती है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे मनोबल मिलेगा और हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, 13 जनवरी साल 2012 की बात है। शाम को 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज 7 दिनों के दौरे पर निकलता है। यह जहाज इतना बड़ा है कि साइज में टाइटैनिक से भी बड़ा है। लंबाई चौड़ाई में तो बड़ा है ही, इसमें टाइटैनिक की तुलना में 2000 ज्यादा यात्री भी बैठे हुए हैं। इस जहाज में लगभग 4252 यात्री सफर कर रहे हैं। दोस्तों, यह जहाज सारी सुविधाओं से लैस है। इस जहाज का पहला स्टॉपेज इटली का शहर सवोना है, जहां पहुंचने में इस जहाज को 1 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, अभी जहाज को चले हुए मात्र 2.5 घंटे हुए थे, तभी अचानक एक भयंकर आवाज सुनाई देती है और उसमें बैठे हुए यात्री ठीक अपनी अपनी जगह पर कांप उठते हैं। जहाज की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लगता है, अर्थात झुकने लगता है। इस समय दोस्तों 9:45 हो रहे थे। कुछ लोग अपने कमरे में, अपने केबिन में सो रहे थे। जो लोग सो रहे थे अचानक जग जाते हैं और केबिन से बाहर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और जो लोग भोजन कर रहे थे उनके टेबल प्लेट से फर्श पर गिरने लगते हैं। लोग घबरा जाते हैं। तभी जहाज के अधिकारियों द्वारा यह खबर दी जाती है कि बहुत घबराने की बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह जहाज एक इटालियन कंपनी कोस्टा क्रूजियर द्वारा चलाया जा रहा था। पहले यह कंपनी छोटी छोटी कार्गो शिप को चलाती थी, लेकिन सन 1948 के बाद यह कंपनी बड़ी बड़ी जहाजों को लॉन्च करने लगी और उन्हें ऑपरेट करने लगी। दोस्तों, यह कंपनी सन 2006 में एक बहुत बड़ी क्रूज शिप लॉन्च किया, जिसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। यह एक बहुत बड़ी इटालियन क्रूज शिप थी, जिसके निर्माण में लगभग $570 मिलियन लगे थे, जो कि उस जमाने के 2500 करोड़ रुपए के बराबर थे। उस दिन अर्थात 13 जनवरी 2012 को इस जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को सेटिनो इस जहाज को ऑपरेट कर रहे थे। इनका नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये इस घटना में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इन्होंने 7:18 पर जहाज को स्टार्ट किया और फर्स्ट स्टॉपेज सवाना के लिए रवाना हो गए। जहाज अपनी क्षमता के अनुसार फुल था। तभी अचानक जहाज अपने रास्ते से भटक जाता है और ये बाय मिस्टेक नहीं हुआ। कैप्टन ने जानबूझकर इस जहाज को एक आइलैंड की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यह आइलैंड इटली देश का गिग्लियो नामक आइलैंड था। ये सेटिनो जो कैप्टन थे, ये चाहते थे कि इस आइलैंड के लोग रात में इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सकें। सामान्य रूप से इतने बड़े जहाज समुद्र के किनारे से 7-8 किलोमीटर अंदर ही चलते हैं, क्योंकि कम पानी में पत्थरों से रिब से टकराने का डर बना रहता है। लेकिन यहां तो
कैप्टन सेटिनो इस जहाज को आइलैंड से मात्र 150 मीटर की दूरी पर लेकर जा रहे थे और इस जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। जहाज आइलैंड के करीब से गुजरने ही वाला था कि कैप्टन सेटिनो को याद आया कि उनके परम मित्र सीनियर मारियो पोलोम्बो इसी आइलैंड पर रहते हैं। कैप्टन सेटिनो उनको तुरंत कॉल लगा देते हैं और उनसे कॉल लगाकर कहते हैं कि आपके पास से ही हम गुजर रहे हैं और हम हॉर्न बजाएंगे जहाज का और आप आकर के बाहर इसका नजारा देखिए। लेकिन मारियो पोलोम्बो का उधर से आंसर आता है कि हम इस समय आइलैंड पर नहीं हैं, हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हैं इस समय। और तभी फोन कट जाता है। दोस्तों, जैसे ही कॉल कटती है उसके कुछ ही मिनटों बाद 9:40 पर नीचे से एक भयानक आवाज आती है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। जहाज नीचे पत्थरों से टकरा जाता है और पत्थर इस जहाज को लगभग 70 मीटर तक चीर देते हैं और यह गांव इतना गहरा था कि समुद्र का पानी जहाज के अंदर आने लगता है। जब यह घटना हुई उस समय जहाज के गार्ड सो रहे थे। जैसे इनकी नींद खुलती है और केबिन से बाहर आकर देखते हैं तो हालवे में पानी भर चुका है। अब ये दौड़कर इंजन रूम की तरफ जाते हैं। वहां भी देखते हैं कि इंजन और जनरेटर पानी के लपेटे में आ चुके हैं और ये दरवाजे को खोलकर जनरेटर की तरफ, इंजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, पानी के दबाव के कारण ठीक दरवाजा खुल नहीं पाता है। अब वो इंजीनियर और चीफ इंजीनियर को खबर करते हैं और ये लोग भी आते हैं। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, गार्ड, कुछ कर्मचारी मिलकर के इमरजेंसी जनरेटर की तरफ जाते हैं और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इमरजेंसी जनरेटर भी ठीक स्टार्ट नहीं होता है। अब ये लोग ये बात कैप्टन सेटिनो को बताते हैं, लेकिन कैप्टन सेटिनो यात्रियों को अनाउंस करते हैं कि बहुत घबराने की बात नहीं है, लाइट जा चुकी है, इसी के कारण अंधेरा है। Comandante, le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro con il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo, il motore अभी भी जहाज की स्पीड बनी हुई है और वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हालत नाजुक नजर आए कैप्टन सेटिनो को, तो इन्होंने विचार किया कि यदि हमारी जहाज कहीं बीच में, समुद्र के बीच में डूब गई तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। अब वो करते क्या है कि जहाज को वहीं से यू टर्न लेते हैं, यानी वहीं से घुमाते हैं। तो पहले जो जहाज लेफ्ट साइड में टिल्ट कर रही थी, अब वही जहाज भैया वो राइट साइड में टिल्ट होने लगी, यानी राइट साइड में झुक गई। सोचिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड में झुक रही है जहाज, तो जितने लोग लेफ्ट साइड में झुके हुए थे वो धड़ाधड़ राइट साइड में आकर गिरे लोग। दोस्तों, अब लोगों को अंदेशा हो जाता है कि स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। अभी जहाज से कुछ लोग कोस्ट गार्ड को, इटालियन कोस्ट गार्ड को फोन लगा देते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं। तो तुरंत इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन सेटिनो को फोन करते हैं। कैप्टन सेटिनो उनके फोन को उठाते हैं और उनसे बात करते हैं। कोस्ट गार्ड कहते हैं कि क्या चल रहा है इस समय आपके जहाज में, आपके जहाज के यात्री हमारे पास लगातार फोन कर रहे हैं। तो कैप्टन सेटिनो उनको जवाब देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, अभी हल्का सा ब्लैक आउट हुआ है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी सेटिनो उनको स्थिति, वहां की स्थिति का जवाब नहीं देते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं। कैप्टन द्वारा यह बात तब कही गई जब टक्कर लगे हुए आधे घंटे हो चुके थे। ठीक 10 मिनट बाद कैप्टन का धैर्य टूट जाता है
और अपने जहाज के गार्ड से कहते हैं कि आप कोस्ट गार्ड को फोन लगाओ और बताओ कि कनकोडिया के लेफ्ट साइड में पत्थर से टक्कर लग गई है और यहां पर डक बोट की जरूरत है। हम लोगों ने यात्रियों को लाइफ जैकेट दे दिया है और सभी लोग सेफ हैं। दोस्तों, हम आपको इस घटना की एक एक मिनट की जानकारी दे रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जहाज और ज्यादा झुकता जा रहा था। 10:33 पर एक इमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है और सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि सभी यात्री इमरजेंसी हॉल में इकट्ठा हुए और अगली सूचना का इंतजार करें। दोस्तों, 10:48 पर जहाज 30 डिग्री से ज्यादा झुक चुका है। 10:54 पर कैप्टन सेटिनो ये ऑर्डर देते हैं कि जहाज को अबैंडन किया जाए। सोच कर देखें दोस्तों, 4,500 जिंदगियां दम फंसी हैं, मौत और जिंदगी के बीच झूल रही हैं। लोग जिंदगी की आशा छोड़ चुके हैं। कुछ लोग तो ये तय कर चुके हैं कि अब मरने से नहीं बचा जा सकता है। 4,200 जिंदगियों को मौत से घेरने में मुख्य भूमिका कैप्टन के कुछ मूर्खतापूर्ण फैसले ही थे। इन फैसलों में एक अच्छा फैसला कैप्टन का यह निकलता है कि कैप्टन ने जहाज को यू टर्न ले लिया था आइलैंड की तरफ। दोस्तों, ठीक 10 मिनट बाद कुछ ऐसा फैसला ले लेता है कैप्टन जिसके बाद उसे गालियां ही सुनने को मिलती हैं। कैप्टन ने जहाज को खुद छोड़ने का ऐलान कर दिया और सबसे पहले कैप्टन जहाज को छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों, कैप्टन के इस फैसले के बाद लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। दोस्तों, जहाज में ही लाइफ बोट होती हैं जिन्हें पानी में फेंका जाता है और लोग लाइफ जैकेट पहने हुए थे। जिन लोगों को तैरना आ रहा था वे लोग ठीक पानी में कूद जाते हैं और तैरकर आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आ रहा था दोस्तों, वे लोग लाइफ बोट का इंतजार करते थे और लाइफ बोट की तरफ जाने की कोशिश करते थे। लेकिन इतनी हड़बड़ी मची थी कि कुछ लोग लाइफ बोट पर पहुंचते थे और कुछ लोग उसी में कुचले जा रहे थे। दोस्तों, कुछ अच्छी बात यह थी कि कैप्टन के ऑर्डर से कुछ पहले से ही जहाज के जो स्टाफ थे, मेंबर थे, वो लाइफ बोट को तैयार कर रहे थे और लोगों को लाइफ बोट में बैठाकर ठीक भेजने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच हमारे देश इंडिया की एक स्टाफ मेंबर थी उसमें, जिनका नाम था कारनाथा रमेशाना। इन्होंने बताया कि हम लोगों ने बहुत सारे विकलांग यात्रियों को किसी प्रकार से लाइफ बोट तक पहुंचाया। इसी जहाज में एक और इंडियन स्टाफ मेंबर थे जिनका नाम था रशेल रेवेलो। इन्होंने तो हीरो का काम किया दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे कमजोर यात्रियों, बच्चों को लाइफ बोट तक पहुंचाने का काम किया और लास्ट तक यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचाते रहे, लास्ट तक लोगों की मदद करते रहे। इनके संघर्ष को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। ये अपनी मौत को आंखों में देखते रहे, तब भी लोगों की मदद करते रहे और अंत में ये उन्हीं लोगों में शामिल हो गए जो लोग जहाज में डूब गए। दोस्तों, जहाज के सबसे बड़े खलनायक कैप्टन सेटिनो की कहानी सुनिए। यह वही आदमी है जिसने घटना के 1 घंटे बाद यात्रियों को खबर दिया, वास्तविकता के बारे में बताया। यह वही आदमी है जो सबसे पहले जहाज को छोड़कर भागा। स्टाफ मेंबर में, जहाज के स्टाफ मेंबरों में सबसे पहला आदमी था जिसने जहाज को छोड़कर भाग गया था। यह घटना आइलैंड के करीब ही हुई थी। यह इटली शहर का गिब्लियो आइलैंड है जिस पर मात्र 700 लोग रहते थे। इन लोगों ने
इस घटना को जब देखा तो सोचा कि आखिर ये हमारे आइलैंड के पास क्या हो रहा है, इतना भयानक हादसा कैसे हो रहा है। इस आइलैंड के डिप्टी मेयर मारियो पेलेग्रिनी को जैसे पता चला, ये आम आदमी की तरह जहाज के पास पहुंच जाते हैं और बचाव कार्य में लग जाते हैं। इन्होंने बताया कि जहाज में ऐसी भयावह स्थिति थी कि जगह जगह कुएं बन गए थे, लोग डूब रहे थे। ऐसा मंजर हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इन्होंने बताया कि तुरंत हमने रस्सियों को मंगवाया और बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने जान बचाई, लेकिन फिर भी जहाज में 400 से ज्यादा जगह जगह लोग डूब रहे थे। दोस्तों, रात को 12:42 पर कोस्ट गार्ड के कमांडर डिफाल्को कैपिटन सेटिनो को फोन लगाते हैं। ये सेटिनो से गुस्से में कहते हैं, तुम कैपिटन हो, तुम्हें जहाज पर वापस जाना चाहिए और ठीक यात्रियों की सूचना हमें देना चाहिए तुमको। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तुम जाओ और देखो कौन कौन से पैसेंजर बचे हुए हैं। तुम इस तरह अपने पैसेंजर को छोड़कर भाग नहीं सकते। और सेटिनो बहाने देने लगते हैं, प्लीज मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस नहीं जा सकता। इन सब के बाद भी कैपिटन सेटिनो जहाज पर वापस जाता नहीं है, जिसके कारण बाद में इसे कैपिटन क्वार्ड की उपाधि दी गई, अर्थात कैपिटन कायर की उपाधि दी गई। दोस्तों, रात भर जहाज के स्टाफ मेंबर और आइलैंड के लोग यात्रियों की मदद करते रहे, यात्रियों को निकालते रहे मौत के मंजर से। जैसे जैसे सूरज की किरणें धीरे धीरे जहाज पर पड़ रही थी, वैसे वैसे बहुत से लोगों की सांसें जहाज के अंदर थमती जा रही थी। जब सुबह सूरज की किरणें जहाज पर पड़ी और लोगों ने देखा, तब लोगों के समझ में आया कि यह कितना बड़ा हादसा है। जहाज से रेस्क्यू लोग आइलैंड पर जा चुके थे। आप सोच सकते हैं कि जिस आइलैंड पर मात्र 700 लोग रहते थे, उन लोगों ने 4000 अपने घरों में, स्कूलों में, एक कैंटीन में 4000 लोगों के रहने की व्यवस्था की थी। दोस्तों, इस जहाज में लगभग 19 लाख लीटर ऑयल भरा हुआ था। 12 फरवरी 2012 को इस ऑयल को निकालना शुरू किया गया और लगभग 1 महीना लग गया इस जहाज से मात्र ऑयल निकालने में। सर्दी का मौसम होने के कारण यह काफी कठिन था। अब दोस्तों, 1 साल बाद, ऑयल निकालने के 1 साल बाद, अप्रैल 2013 में इस जहाज को सीधा किया गया और पानी में तैराया गया। इस कार्य में लगभग 500 कर्मचारी लगे हुए थे। इसमें खर्च $799 मिलियन आया था। जहाज को रेस्क्यू करने का, मात्र रेस्क्यू करने का खर्च $799 मिलियन आया था। और जानते हैं दोस्तों, इस जहाज में जितने यात्री बैठे थे, जितने यात्री सफर कर रहे थे, प्रत्येक यात्री को 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दिए गए। और जिन यात्रियों की जान गई थी, उन्हें अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे किया गया था। और जो सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस जहाज का जो मेन खलनायक था, अर्थात कैपिटन सेटिनो, सारी गलती उसी की मानी गई और उसको 16 साल की सजा दी गई। अभी भी कैपिटन सेटिनो जेल में है। तो दोस्तों, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से इस सच्ची कहानी का अंत होता है। लेकिन आपसे भी निवेदन है, इस घटना से यही सीख मिलती है कि अपना कैपिटन, चाहे परिवार की बात आ जाए, चाहे कहीं भी जो लीडर है, जो कैपिटन है, वो काफी सूझबूझ होने वाला चाहिए, काफी सूझबूझ वाला चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि परिवार को बीच में ही, जैसे ही कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तो परिवार को ठीक आपकी अपनी टीम को छोड़कर क्या करता है, अपनी बचाव के लिए निकल लेता है।
तो इन सारी चीजों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। और भी बढ़िया बढ़िया कि काफी महत्वपूर्ण, काफी जानकारी वाली, ज्ञान वाली, विज्ञान वाली कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। और इसके लिए दोस्तों यदि लास्ट तक आप बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें आप, और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वेश यादव।